अडानी को जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो दिया जा चुका है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब किसान की जमीन नीलाम होगी तो उसका मालिक हो जाएगा बैंक, और बैंक का मालिक अगर अडानी हुआ तो उसका मालिक हो जाएगा अल्टीमेटली हो जाएगा। किसी भी तरह से पंजाब के आदमी को ये यकीन दिलाना है कि पंजाब रहने लायक नहीं है। फिर आपको पता चलेगा पेस्टिसाइड का आना, हरित क्रांति के नाम पे मशीनों का आना, हाइब्रिड बीजों का आना, अस्पतालों का खुलना, ये सब इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जो इस गेम को अभी फिलहाल चला रहे हैं वो कार्ल श्वाब चला रहा है और बिल गेट्स चला रहा है। बिल गेट्स के पास पूरे अमेरिका में 3.25 लाख एकड़ जमीन है जिसे वो छोटे छोटे किसानों को बर्बाद करके उसने ली। अब उसने पंजाब को ये यकीन दिला दिया कि तुम्हारी धरती यहां रहने लायक नहीं है। फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि भैया जी ट्रैक्टर कंपनी भी रॉकफेलर फाउंडेशन की और ड्रोन कंपनी भी रॉकफेलर फाउंडेशन की, पेट्रोल के ऊपर भी कब्जा रॉकफेलर का, पेस्टिसाइड यूरिया भी रॉकफेलर का। पेस्टिसाइड यूरिया से बीमार होते हो तो बीमार होने के बाद जो दवाई खाते हो फार्मा कंपनी की वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की। तो जितनी टेक्नोलॉजी है, और एक और कमाल की बात बताऊं, जितनी भी देश दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज और पढ़ाई है उसकी भी रिकमेंडेशन और उसको भी जो स्पॉन्सरशिप है करिकुलम की वो रॉकफेलर फाउंडेशन की है। और जब आप सर्च करोगे कि 1970 के अंदर जो हरित क्रांति आई थी वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की थी। और उसको लाने वाला जो था वो स्वामीनाथन था, जिसकी हरामी लड़की अभी WHO के अंदर चीफ साइंटिस्ट थी, जिसने कोरोना के नाम पर देश दुनिया को बुद्धू बनाया। और उसको WHO तो ठीक है, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन का। अच्छा वो भी ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ किसान ਨੂੰ। जो देसी बीज हैं प्राकृतिक रूप से वो किसने बनाए? कुदरत के बने हुए, कुदरत ने बनाए। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति कुदरत के बीज से बढ़िया बीज बनाना चाहता है तो उसके पास कुदरत से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो कुदरत से पैदा होकर के कुदरत से ज्यादा नॉलेज रखता होगा? जो कुदरत ने बनाया हुआ है पूरी सृष्टि को ध्यान में रख के, सारे जीवों को ध्यान में रख के, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को ध्यान में रख के, यानी तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो और ये कह रहे हो तुम प्रकृति से ऊपर हो गए और तुम उससे बढ़िया बना दोगे। क्या बात करते हो यार? अभी आपके पास आपकी जरूरत से 20 गुना ज्यादा प्रोडक्शन है, तो अब क्या कर लिया आपने? अगर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के बाद भी आप कर्जे में हो, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के बाद भी आप डिप्रेशन में हो, इतने बाद भी आपका समाज टूट रहा है और आप बीमार हो, तो इससे ज्यादा करके इससे उल्टी दिशा में ही जाओगे ना। नौकरी ना लगने को तरक्की बोलते हो, तलाक बढ़ जाने को तरक्की बोलते हो, डिप्रेशन में जाने को तरक्की बोलते हो, परिवारों के टूटने को तरक्की बोलते हो। पूरे पंजाब में जहां शुद्ध पानी होना चाहिए अपने आप से, उस पानी को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया जाता है। ये स्टेशन, ये पोजीशन फिर से वहीं आकर रुकती है। किसी भी तरह से पंजाब के आदमी को ये यकीन दिलाना है कि पंजाब रहने लायक नहीं है। इसी खेल का हिस्सा ये आकर के जुड़ता है। फिर आपको पता चलेगा पेस्टिसाइड का आना, हरित क्रांति के नाम पे मशीनों का आना, हाइब्रिड बीजों का आना, अस्पतालों का खुलना, ये सब इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ठीक है बलहारा जी, मैं थोड़ी गल मान ली कि एक सारा कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है, सब कुछ प्लान ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕਰਤਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਾਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਗਿਆ जी। ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि जे ਅਸੀਂ नहीं रह सकते, वो भी तो मनुख ही है, वो किहड़ा डायनासोर है कुछ मैं और है। आपको बताता हूं, जो इस गेम को अभी फिलहाल चला रहे हैं वो कार्ल श्वाब चला रहा है और बिल गेट्स चला रहा है। बिल गेट्स के पास पूरे अमेरिका में 3.25 लाख एकड़ जमीन है जिसे वो छोटे छोटे किसानों को बर्बाद करके उसने ली है। उतनी जमीन में उतना अनाज पैदा हो सकता है कि पूरी दुनिया को अभी खिला सकता है बड़े आराम से। अब उसने पंजाब को ये यकीन दिला दिया कि तुम्हारी धरती यहां रहने लायक नहीं है और आप लोगों को माइग्रेट करने का रास्ता उन्होंने तय कर दिया, जो कि अभी भगवंत मान कर रहा था थोड़े दिन पहले। इसने क्या कहा था कि गांव से माइग्रेट करके शहर बना देंगे हम। मालूम भी नहीं है किसी को, लैंड पूलिंग के तहत उसमें वो आपको माइग्रेट करने का काम कर रहा था। माइग्रेशन में गांव छुड़वाना है आपसे किसी तरह से, और एक कबूतर खाने में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके आपको वहां रखना है। अब आपकी जमीन आपके पास नहीं है क्योंकि आप कर्जदार हो चुके हो। मुझे नहीं लगता 1% भी किसान होगा
जो कर्जे में नहीं है। बिल्कुल सही मतलब 99.9% के करीब किसान जो हैं वो कर्जदार हैं और वो इतने कर्जदार हैं कि उनके पास कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है। यानी आज अगर बैंक ये कह दे कि हमको आपसे आपका कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा वरना हम बर्बाद हो गए हैं, और आप अगर कर्जा नहीं चुका सकते तो आपकी जमीन हमको नीलाम करनी पड़ेगी, तो 1-1 करोड़ की जमीन आपकी 20-20 लाख में, 10-10 लाख में, 1-1 लाख में, बल्कि जो आपका कृषि कार्ड है वो तो 1 लाख में, वो आपको छोड़ना पड़ेगी जमीन। उससे बदले में फिर किसान सोचेगा यार इससे बढ़िया तो एक्वायर ही करवा लेता, इससे बढ़िया तो मैं इसको बेच ही देता, तो वो उसको 20 लाख 50 लाख में बेच देगा। अब जमीन हो गई उनकी। आपने लॉकडाउन के दौरान एक चीज देखी होगी कि मात्र 21 दिन के लॉकडाउन में आपको यहां से पहाड़ दिखने चालू हो गए थे और बिल्कुल पानी नदियों का एकदम शुद्ध हो गया क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि नदियां साफ होने में मुश्किल से महीना भर लगेगा और मिट्टी को दोबारा अपनी उपजाऊ वापस आने में मात्र 3 साल लगेंगे और नीचे का पानी साफ करने में 3 साल ही लगेंगे। अर्थात 3 साल के बाद आपकी जमीन के वो मालिक होंगे और आप वहां पर मजदूरी कर रहे होंगे। ये पूरे खेल का हिस्सा है। इसलिए ये मत कहिए कि उनके किसी काम का नहीं है। उनको पता है कौन सा पानी कब कैसे ठीक करना है, कौन सा केमिकल डाला हुआ है। आपके पास लैब नहीं है, आपके पास रिसर्च मटेरियल नहीं है, आपके पास उस पानी को शुद्ध करने की मशीन नहीं है। उनके पास तो सब कुछ है भाई, जो इस जमीन को लेना चाह रहे हैं। हल की है बलहारा जी, तो प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन की है। हाँ, सोल्यूशन देखो, वैसे सोल्यूशन प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो सरकार ने आपकी जमीन को कब्जे में कैसे लेना है, अडानी को जो एग्रीकल्चर फाइनेंस है वो दिया जा चुका है। तो यानी इसका मतलब यह हो गया कि जब किसान की जमीन नीलाम होगी तो उसका मालिक हो जाएगा बैंक, और बैंक का मालिक अगर अडानी हुआ तो उसका मालिक हो जाएगा अल्टीमेटली हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि ये सारा खेल चलता कैसे है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू रूल के ऊपर। लैंड रेवेन्यू रूल को समझना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू रूल के मुताबिक इस देश के अंदर भारत के ओरिजिनल लोगों ने अंग्रेजों को व्यापार करने की जो परमिशन दी थी वो 1870 में दी थी, जिसकी मियाद 1969 में खत्म हो चुकी है। 100 साल लीज वाला जो 99 ईयर्स के लिए जो लीज थी। तो जितने भी व्यापार आधारित जो मसले हैं, क्योंकि भारत कभी भी व्यापार आधारित देश नहीं रहा है, यह उत्पादन आधारित देश रहा है। इसमें उत्पादन इस तरीके से होता था कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए, जैसे एक कुम्हार है, उसको सर्वाइवल के लिए इतने डंगर चाहिए, इतनी भैंस या गाय चाहिए, इतना दूध मतलब, और इतना घी चाहिए, उन गाय भैंसों के लिए इतना चारा चाहिए। तो गांव में जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता था कि एक कुम्हार को 20 जमींदारों के परिवार मिल जाते थे कि ये 20 परिवारों से घास लेकर के आना, यहां से अनाज लेकर के आना, यहां से अपनी जरूरतों का सामान लेकर के आना। इसी तरह से नाई को, इसी तरीके से धोबी को, इसी तरीके से सुनियार को, इसी तरीके से कुम्हार को, इसी तरीके से भंगी को, सबको ये बटा हुआ था कि भैया ये समाज आधारित व्यवस्था चलेगी, ना कि व्यापार आधारित। वहां व्यापार नहीं होता था, वहां व्यवहार होता था। और ये देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी व्यक्ति को अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो उसके बदले में उसकी बेइज्जती ना हो, वो सब कुछ सम्मान के साथ हो। यानी कि यदि आप इस व्यवस्था से लड़ना चाहते हो तो इस व्यवस्था से लड़ने का एकमात्र रास्ता यह है कि गांव के अंदर प्रत्येक घर को उत्पादन आधारित बनाने की जरूरत है और हमारा व्यवहार आधारित जीवन हो, ना कि व्यापार आधारित। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो मैंने अपने गांव की कैलकुलेशन की थी। मैं अपने गांव की कैलकुलेशन यदि आपको बताऊं, जो कि मेरी डायरी में यहां पर लिखा हुआ है, ये कागज रखे हुए हैं, मैं इसमें जब आपको पूरी तरह से डिटेल जब मैंने दी, ये देखिए मैंने इसमें पूरा डाटा दिया हुआ है मेरे गांव का, ये जाट कम्युनिटी का, ये ब्राह्मणों का, ये वाल्मीकियों का, ये कश्यप का, ये
इस तरह से जैसे इंश्योरेंस का जीरो है यहाँ, तो जीरो लिखा हुआ है सब घरों का, ठीक है। तो टोटल मेरे गांव में अब जो हमने कैलकुलेशन किया 1800 घरों का ये डाटा, हर घर में जा करके इस तरीके से, ये देखो, अच्छा, ये देखो नाम क्या है, राजेश, आजाद, शुभम, तो इनके, सुभाष, इनके घर में जाकर कि हेल्थ पे कितना, एजुकेशन पे कितना, लीगल पे कितना, पेट्रोल, डीजल, ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस, डोमेस्टिक, कमर्शियल और लोन, ट्रांसपोर्ट, सोशल, रिलीजियस, टोटल खर्चा कि आपका घर का पूरा जीवन कैसे चल रहा है। तो मैं जब इस गांव के पूरे डाटा को मैंने अपने गांव के सामने रखा कि मेरे गांव में 1800 घर हैं अगर, तो उन 1800 घरों की कैलकुलेशन निकल कर आती है कि 5 स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को मेरा गांव 20 करोड़ रुपया दे रहा है सालाना, जिसका रिजल्ट क्या है, पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे को नौकरी मिलना, ज्यादा से ज्यादा, ये रिजल्ट है पूरे गांव की मेहनत का। हेल्थ के ऊपर जो एक्सपेंसेस है टोटल 9.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है मेरा गांव। जो सबसे खतरनाक जो मुझे समझ में आया, मेरे गांव का टोटल खर्चा निकल के आया 100 करोड़ और आमदनी निकल के आई 280 करोड़। ये मेरे गांव की आमदनी है। तो बचत कितनी होनी चाहिए? 180 करोड़, लेकिन साथ में लोन 316 करोड़ है। यानी मेरा पूरा का पूरा गांव माइनस में है। और जब मैंने अपनी टीम के 50 साथियों से कैलकुलेशन करवाया कि आप अपने गांव में जाकर पता करो, एक भी व्यक्ति के गांव की पोजीशन उससे अलग नहीं थी। और फिर मैंने लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ट्रैवल ये किया कैलकुलेशन, मेरे गांव से 44 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है। तो मैंने अपने गांव के अंदर 15-15 घरों की मीटिंग करके बुला करके उनसे चेक करवाया और मैंने पूछा उनसे कि पिछले 5 साल में ऐसी कितनी एक्सीडेंटल डेथ हुई है जिनका बेनिफिट से मिला है। यकीन मानोगे 5 साल में मेरा गांव 200 करोड़ रुपए का प्रीमियम पे कर चुका है और एक भी व्यक्ति एक्सीडेंटल डेथ से बेनिफिट नहीं लिया। इसका मतलब हम अनलिमिटेड पैसे की सप्लाई क्या कर रहे हैं? आप अपने जूते का पैसा, कपड़े का पैसा, चश्मे का पैसा, मतलब आप दाढ़ी बनाने का पैसा, शेविंग का पैसा, आप कॉपी का पैसा, पेन का पैसा या फल फ्रूट का पैसा कहां दे रहे हो? कंपनी को। यानी कि पूरा गांव मिलकर सारा पैसा उनको दे रहा है। तो एक दिन गांव खोखला हो ही जाना है, खाली हो ही जाना है, आपको बर्बाद होना ही है। इसका तरीका क्या है कि मेरे से पैसा निकले तो कंपनी को ना जाए, आपकी जेब में चला जाए, आपकी जेब से ना निकले उनको चला जाए, उनके ना उनका, यानी पूरा गांव इस बात की व्यवस्था बनाए कि पैसा वहीं घूमना चाहिए, सर्कुलेट हो, यहां घूमना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि पेट्रोल कंपनी किसकी है। आप जाओगे दुकानदार, गांव में जाकर आप दुकानदार को चेक करो, एक भी हेल्दी आइटम नहीं है दुकानदार के पास। जितनी भी पैकेट वाली आइटम है सब कैंसरजनक है, उनके ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या आइटम है। और वो सारे दुकानदार केवल बड़ी कंपनियों के सप्लायर बने हुए हैं, उनके एजेंट बने हुए हैं। एक दिन ये ऑनलाइन का बिजनेस उनकी सबकी बिजनेस को खा जाएगा और अब आपके पास उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? अपना पानी हो गांव के पास, अपना बीज हो गांव के पास, अपने डंगर हो, खाने की एक भी आइटम बाहर से ना आए, और उसके बाद जितना हो सके उत्पादन आपके गांव में होता हो, और नहीं होता हो तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, ना कि कंपनीज को, वरना कंपनियों को राज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर कुल मिला के गल ये है भी सानू बैक गियर लाना पड़ेगा ना। मैंने बैक गियर नहीं बोला भाई। फिर होर की होएगा? ये तो फिर मतलब इनका तरक्की कहते हैं भी, हाँ, कर्जे को तरक्की बोलते हो, नौकरी ना लगने को तरक्की बोलते हो, तलाक बढ़ जाने को तरक्की बोलते हो, डिप्रेशन में जाने को तरक्की बोलते हो, परिवारों के टूटने को तरक्की बोलते हो। भाई क्या बात कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं, ज्यादा दवाई खाने को तरक्की बोलोगे या ऐसी जिंदगी हो जिसमें दवाई खानी ही ना पड़े, वो तरक्की होगी। ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, फिर ਉਹਦਾ बहुत घाटा पै जाऊगा किसान ਨੂੰ। अरे भाई, जब पहले आप उसके अंदर जितना भी निकलता होता था ना, 10 मण भी अगर अनाज निकलता था ना, खर्चा तो 0 था, सारा का सारा प्रॉफिट था। अभी आपका 50,000 का तो माल निकलता है, उसमें खर्चा 60,000 कर चुके होते हो आप। ਤੁਹਾਡੇ अनुसार तो फिर ਜਿਹੜੀ हरी क्रांति है टोटली वेस्ट है, फेक, पूरा फ्रॉड। अगर इस बात को समझना है आपने, तो आपको क्या समझना है? आपको देखना यह है हरित क्रांति में यूज क्या होता है। हाइब्रिड बीज इस्तेमाल होते हैं और उसके अंदर फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, यूरिया, डीएपी यूज होती है, यही यूज होता है। साथ के साथ आपको यह कहा गया एमएसपी पर आपको फसलों के दाम देंगे, लेकिन फसल के दाम गिना तो दिए 35 या 25,
लेकिन दे रहे हैं वो सिर्फ 1 या 2 पर। तो अब जिस पर दे रहे हैं सारा किसान उसी को बोने लग जाएगा। तो जो मल्टी लेयर क्रॉपिंग थी या जो प्राकृतिक खेती थी या जो जमीन का पोषण दूसरी फसलों से पूरा करने वाला काम था वो तो हो जाएगा खत्म। अब उसके अंदर हाइब्रिड बीज डालने लग गए। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मेरा झगड़ा हो गया एक दिन। एक मिनट बैठे हुए थे, मैंने बोल दिया ये सारा फ्रॉड है। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सारी फ्रॉड है, एनडीआरआई फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। साढ़े लुधियाने वाली फिर ये पूरी फ्रॉड, टोटल फ्रॉड कह रहा हूं ना। अब वो प्रोफेसर जो था वो उलझ गया, साइंटिस्ट था भैया जी, कहने लगा ये क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा बताओ डॉक्टर साहब आप बताइए। बोला हम इतने विकसित बीज देते हैं बनाकर। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन दे देता हूं, आप मुझे बता देना, अगर मैं गलत हूं तो मतलब मेरे को बता देना, मैं ठीक कर लूंगा भविष्य में उसको। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ऐसे कह रहे ना। अब मैं उस साइंटिस्ट से यही बात कह रहा हूं, ਸਾਨੂੰ ਤੇ स्पेशल ਜਾ के ਉੱਥੇ सिखाया ਜਾਂਦਾ है। इसीलिए उनको बनाया ही इसलिए गया है ना भाई। उसको नेता आकर के एंडोर्स करेगा, अभिनेता आके एंडोर्स करेगा, उस पे करोड़ों रुपया खर्च होगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, सिंपल सा फंडा है। तो अब मैं जो बात बता रहा हूं साइंटिस्ट से सिर्फ इतना पूछ लेना, आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। भाई देखो मैंने मान लो ये कॉपी बनाई है, मेरी फैक्ट्री है और मैंने ये कॉपी बना दी। अब आप इस कॉपी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस कॉपी के अंदर कमी ढूंढनी पड़ेगी। फिर आपको इस कॉपी को बनने की सारी प्रक्रिया पता होनी चाहिए और इससे बढ़िया बनाने का काम आप केवल तब कर सकते हो जब इस कॉपी को बनाने वाले आदमी से ज्यादा नॉलेज आपको होगा। है कि नहीं? ऑब्वियस। अब जो देसी बीज हैं प्राकृतिक रूप से वो किसने बनाए? कुदरत के बने हुए, कुदरत ने बनाए। इसका मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति कुदरत के बीज से बढ़िया बीज बनाना चाहता है तो उसके पास कुदरत से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो कुदरत से पैदा होकर के कुदरत से ज्यादा नॉलेज रखता होगा? मतलब मेरे जस्ट एक क्वेश्चन था, मैंने साइंटिस्ट साहब से पूछ लिया। मैंने कहा देखो परमात्मा को मानो या कुदरत को मानो, यदि आपको उससे ज्यादा बढ़िया बीज बनाना है तो सबसे पहले आपको वो बीज कैसे बना उसकी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। क्या आपको वैसा का वैसा बीज बनाना आता है? अगर आपको वैसा का वैसा बीज बनाना नहीं आता है, आप वैसा बीज अपनी लैब में नहीं बना सकते हैं, तो उससे बढ़िया बीज बनाने की प्रक्रिया आपके पास कहां से आई? जब आपको वही बीज बनाना नहीं आता, आप उस बीज में छेड़खानी तो कर सकते हो, आप उससे बढ़िया बीज नहीं बना सकते, उससे अलग बीज बना सकते हो। आप जो बीज बनाओगे वो बीज उस बात को ध्यान में रख के होगा कि आपको क्या चाहिए। आप बनाओगे पैसे को ध्यान में रख के, आप बनाओगे उत्पादन को ध्यान में रख के, आप बनाओगे अपनी जमीन को ध्यान में रख के, आप बनाओगे अपनी जरूरतों को ध्यान में रख के, और जो कुदरत ने बनाया हुआ है पूरी सृष्टि को ध्यान में रख के, सारे जीवों को ध्यान में रख के, पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को ध्यान में रख के। यानी तुम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो और ये कह रहे हो तुम प्रकृति से ऊपर हो गए और तुम उससे बढ़िया बना दोगे। क्या बात करते हो यार? अभी आपके पास आपकी जरूरत से 20 गुना ज्यादा प्रोडक्शन है, तो अब क्या कर लिया आपने? अगर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के बाद भी आप कर्जे में हो, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के बाद भी आप डिप्रेशन में हो, इतने बाद भी आपका समाज टूट रहा है और आप बीमार हो, तो इससे ज्यादा करके इससे उल्टी दिशा में ही जाओगे ना। मुझे तो ऐसा दिख रहा है। आपको अगर उससे सही दिशा दिख रही होगी तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई बताए मुझे उससे ज्यादा कि आप उससे ज्यादा प्रोडक्शन तो तब करोगे जब आपको उसकी जरूरत होगी। वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जमीन कम हो रही है और उत्पादन ज्यादा चाहिए। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜ ਦਾ ਦੋਗਲਾਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ टोटली फेक है। आप ही बताओ, मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ भी बढ़िया है। आपको दोगलाकरण हो गया ये तो बता दिया, उस दोगलेकरण में हुआ क्या ये तो बता दो। उस दोगलेकरण को करना क्यों पड़ा? क्योंकि उस दोगलेकरण को अगर वहां पर पैदा करना है उस बीज को, तो उसको ज्यादा पानी चाहिए। ज्यादा पानी के लिए आपको नीचे बोर करना पड़ेगा। बोर करने के लिए नीचे का पानी बाहर निकालना पड़ेगा। नीचे का पानी बाहर निकलेगा तो अंडरग्राउंड पानी नीचे जाएगा। अंडरग्राउंड पानी नीचे जाएगा तो वो आप बिना मोटर के नहीं निकाल सकते। बिना मोटर के नहीं निकाल सकते तो बिना बिजली के नहीं निकाल सकते, और बिजली
एक्सक्लूसिवली प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगी तो आप कल को रोटी भी नहीं खा सकते, क्योंकि आपको पास पानी नहीं तो आपके पास फसल नहीं। फसल में वो जो बीज आपने बोया है, एक बार 2 अगला बीज अपनी खेत में बो दिया है तो देसी बीज वहां उगा करके दिखाओ, क्योंकि आपको उसके लिए ज्यादा भारी मशीनरी चाहिए। आप देखोगे पहले 30 हार्स पावर का ट्रैक्टर, फिर 45 का, फिर 50 का, फिर 60 का, लाते जाओ, भारी से भारी ट्रैक्टर लाते जाओ, आपका पार नहीं पड़ रहा भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपने वहां पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी सब कचरा डाल करके उस जमीन को पत्थर बना लिया है। वहां देसी बीज होगा नहीं, कम पानी वाली फसल होगी नहीं, तो कंट्रोल उनके हाथ में होगा। और फिर आपको यह बात समझ में आएगी कि भैया जी ट्रैक्टर कंपनी भी रॉकफेलर फाउंडेशन की, और ड्रोन कंपनी भी रॉकफेलर फाउंडेशन की, पेट्रोल के ऊपर भी कब्जा रॉकफेलर का, पेस्टिसाइड यूरिया भी रॉकफेलर का। पेस्टिसाइड यूरिया से बीमार होते हो तो बीमार होने के बाद जो दवाई खाते हो फार्मा कंपनी की, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की। तो जितनी टेक्नोलॉजी है, और एक और कमाल की बात बताऊं, जितनी भी देश दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज और पढ़ाई है, उसकी भी रिकमेंडेशन और उसको भी जो स्पॉन्सरशिप है करिकुलम की, वो रॉकफेलर फाउंडेशन की है। और जब आप सर्च करोगे कि 1970 के अंदर जो हरित क्रांति आई थी, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन की थी। और उसको लाने वाला जो था वो स्वामीनाथन था, जिसकी हरामी लड़की अभी WHO के अंदर चीफ साइंटिस्ट थी, जिसने कोरोना के नाम पर देश दुनिया को बुद्धू बनाया। और उसको WHO तो ठीक है, वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन का। अच्छा, वो भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी फार्मा कंपनियां हैं, सबका सिलेबस WHO बना रहा है। और है सर, डॉक्टर अरे भैया ये देखो टेक्नोलॉजी, अगर लोग सर्च करेंगे इसको देख, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म करने का मुझे क्या शौक है। सारा ऑनलाइन का जमाना, सर्च करो रॉकफेलर फाउंडेशन कहां कहां घुसा हुआ है। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसने चालू की? बिला रॉकफेलर फाउंडेशन ने। यहां तक कि म्यूजिक के नोट्स जो कि 432 होता था, उसको बदल के 440A करना भी रॉकफेलर फाउंडेशन का गेम था, क्योंकि उस म्यूजिक के नोट्स को बदलने से आपके अंदर डिसहार्मनी आती है, आप डिस्टर्ब होते हो। ये भी नहीं आपको पता, जितना डीजे था, म्यूजिक सिस्टम था, माइक था, ये लाने का खेल भी रॉकफेलर फाउंडेशन का था। फिर तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो यही हो गया। तो आप तय करो, आप दुनिया पे क्लेम करते हो कि आप छोड़कर भागते हो उनसे डर करके। तो फिर इसका यही सोल्यूशन है जो आपने बताया कि अभी फिर गांव के बीच जो हमें सारा कुछ करना पड़ेगा। देखो, यदि आप बस ज्यादा नहीं, लॉकडाउन के दौर को अगर आप याद कर लो तो आपने देखा होगा कि 21 दिन में आपके पेड़ों के ऊपर सारी चिड़िया और सारे पक्षी वापस लौट आए थे। वो चींची वापस आ गई थी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस, आपके नेगेटिविटी, आपकी गाड़ियों की पी पी टी टी से छुटकारा मिल गया था। और आपने देखा कि लाइफ थोड़ी स्मूथ और हैप्पी हो गई थी। लोग आपस में बात करने लग गए थे, और लोगों को सिर्फ इतना बताना था कि यार जिंदगी असल में होती क्या है, आपकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, इस धरती पर हैं क्या, किस लिए आए हैं, क्या कमा कमा के रॉकफेलर फाउंडेशन को पे करने के लिए आए हैं, या कंपनियों को पे करने के लिए आए हो, या किसी की नौकरी बजाने के लिए आए हो, या मतलब क्या ये कपड़े पहन के क्या करोगे? अभी ठोकर लगे और धरती में गिर जाओ तो ये कपड़े ये कहेंगे यार उतारो इनको, ये वाले जलेंगे नहीं, अच्छे से जलने वाले डालो इनके ऊपर। सही तो मतलब तब तो हम ढूंढते फिरेंगे दूसरे वाले कपड़े। मेरा कहने का मतलब ये है, असल कमाई जो है, असली धन जो है, वो सेहत है, मेंटल पीस है। अब आप देखो, ये रेनबैक्सी का मालिक था, राधा स्वामी वालों को 600 करोड़ रुपया दान दे दिया था। 600 करोड़ था कि 6000 करोड़, कुछ ऐसा। चला गया कि बाबा जी जो है शांति देंगे, ब्यासवाड़े के पास पहुंच गए, और फिर ये नाम दान ले लेंगे तो अपन परमात्मा को पा लेंगे। ठीक, अब उसने जब दे दिया, अब पता लगा कि बाबा जी तो सारा का सारा नेताओं के साथ गुल्लू मला हुआ है, करोड़ दे के अब मुकदमा कर रहा है कि मेरे वापस दे भाई, तू तो साला फ्रॉड निकला। ठीक है, तो आपके 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 10 किले, 50 किले, क्या फर्क पड़ रहा है? बिल गेट्स के पास 3.25 लाख एकड़ जमीन, उसका अभी भी नहीं भर रहा। अडानी रोज के 10,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसका अभी भी नहीं भर रहा। मतलब करोड़ों रुपया का बनाने के बाद, प्राइवेट जेट होने के बाद, नरेंद्र मोदी का अभी नहीं भर रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद खुजलीवाल का कुछ नहीं हो रहा, इधर मतलब किसी का नहीं भर रहा। तो आप करने क्या आए हो? बेसिकली आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि आपका जीवन का मकसद क्या है, ये ढूंढना है आपको। और वो मकसद एक सिंपल सा फंडा है, इंसान सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से पढ़ते आए हैं। उसको समाज से तोड़ दोगे तो वो प्राणी बचेगा ही नहीं। तो यानी कि आपको समाज में ही रहना होगा और समाज आधारित व्यवस्था ही बनानी होगी यदि आपको अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। तो ये कंपनियों के लिए काम नहीं करना है।